नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वाति साहू गवर्नमेंट केएच कॉलेज अभिनपुर से आज आपके साथ मैं टेरेटोलॉजी के ऊपर कुछ जानकारी शेयर करना चाहती हूँ। टेरेटोलॉजी ग्रीक शब्द से बना हुआ है टेरेटोस। टेरेटोस का अर्थ होता है मॉन्स्टर। टेरेटोलॉजी जो है वह बर्थ डिफेक्ट्स की स्टडी है और उसकी उत्पत्ति या कारण की स्टडी की जाती है। यहीं एक शब्द और आता है टेरेटोजेनेसिस, जिसका अर्थ होता है डेवलपिंग भ्रूण में या एम्ब्रियो में या फीटस में जो मालफॉर्मेशन है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इंड्यूस कैसे हुआ, इसकी स्टडी जो है टेरेटोजेनेसिस या इसकी क्रिया जो है टेरेटोजेनेसिस कहलाती है। टेरेटोजेनेसिस की वजह से ही जो है कंजेनाइटल एनोमली देखने को मिलता है। कंजेनाइटल एनोमली का अर्थ होता है जन्मजात विकृतियाँ। अक्सर इसके लिए जो है दूसरे से लेकर 5वां सप्ताह गर्भावस्था का काफ़ी क्रिटिकल पीरियड माना जाता है। अधिकतर जो मालफॉर्मेशन देखने को मिलते हैं वो होते हैं क्रेनियोफेशियल डिसमॉर्फिज्म, क्लेफ्ट पैलेट, थाइमिक एप्लेसिया एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। टेरेटोलॉजी जो है वह बर्थ डिफेक्ट्स की स्टडी है। बर्थ डिफेक्ट्स जो होते हैं वह दो तरह से हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज़, जो जन्म से बच्चे में होते हैं, जिसकी वजह से फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी देखने को मिलती है। कई बार यह प्राणघातक भी हो सकते हैं। तो टेरेटोलॉजी जो है साइंस का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम कंजेनाइटल एनोमली के कॉज, मैकेनिज़्म और पैटर्न और साथ ही साथ जो एजेंट्स होते हैं, एनवायरमेंटल एजेंट्स या ऐसे एजेंट्स टेरेटोजेंस जिनकी वजह से यह उत्पन्न हुआ है, उसकी स्टडी जो है टेरेटोलॉजी में की जाती है। टेरेटोलॉजी का उद्देश्य है कि वह कंजेनाइटल एनोमली का कारण या उत्पत्ति का बारे में जानकारी इकट्ठा करे। टेरेटोलॉजी में जो है इसके मैकेनिज़्म, कंजेनाइटल एनोमली जो उत्पन्न हुई है उसकी मैकेनिज़्म, किस तरह से टेरेटोजेंस की वजह से ये कंजेनाइटल एनोमली उत्पन्न हुई है, इस मैकेनिज़्म के बारे में अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ इनके प्रिवेंशन के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। जैसा कि हम बता रहे थे कि विभिन्न तरह के कंजेनाइटल एनोमली देखने को मिलते हैं, तो ये कुछ उनके एग्जाम्पल्स हैं। आप देख सकते हैं क्लेफ्ट लिप जो होता है, साथ ही साथ जो है वह हाथों और पाँव में भी जो है आपको कंजेनाइटल एनोमली की वजह से डिसफॉर्मेशन या मालफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है इन चित्रों के माध्यम से। स्पिना बाइफिडा का भी एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। 3 महीने के बच्चे में प्रोबोसिस की डेवलपमेंट देखी जा सकती है इसमें। साथ ही साथ एक रेयर कंजेनाइटल एनोमली के भी चित्र है इसमें, जिसे मैकल ग्रूबर सिंड्रोम भी कहा जाता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स भी कंजेनाइटल एनोमली में बहुत सामान्य देखने को मिलता है। इसकी वजह से एनेंसेफेली, क्रेनियोरेकियसिस, ओपन स्पाइना बाइफिडा, क्लोज्ड स्पाइना बाइफिडा, एनसेफेलोसिली, इनएनसेफेली देखने को मिलता है। शरीर के अंदरूनी अंग भी कंजेनाइटल एनोमली की वजह से डिफेक्टिव हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में यूट्रस दिखाया गया है। आइए देखते हैं हिस्ट्री। टेरेटोलॉजी जो है एक मॉडर्न साइंस के रूप में 1930 के दशक में उभरा था, जब एक पेपर पब्लिश हुआ था प्रेग्नेंट पिग्स पे। इन प्रेग्नेंट पिग्स को जो है डेफिशिएंट डाइट दिया गया था, विटामिन ए डेफिशिएंट डाइट दिया गया था, और इनसे जो संतान उत्पन्न हुई थी, पिगलेट्स जो उत्पन्न हुए थे, उनमें मालफॉर्मेशन देखने को मिला था। एक आँख उनकी नहीं थी। फिजिशियन जोसेफ वॉर्कनी जो है फादर माने जाते हैं एक्सपेरिमेंटल टेरेटोलॉजी के। इन्होंने 30s और 40s के डिकेड्स में बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिसके द्वारा कंजेनाइटल डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स जो है मैमल्स में एक्सोजीनस फैक्टर से कैसे इंड्यूस होते हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई थी। 1921 में पहला एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसके द्वारा हम जान पाए कि मैमल्स में टेट्रोजेनिसिटी जो है किस तरह से इंड्यूस हो सकता है। वहीं जो है 1929 में ह्यूमन्स में
टेरेटोजेनेसिस जो है एक्सोजिनस फैक्टर्स की वजह से किस तरह उत्पन्न होता है, ये भी एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा देखा गया था। 1948 में जनरल रिकॉग्निशन की गई थी केमिकली इंड्यूस्ड टेरेटोजेनेसिटी की। 1952 में पहले बार रिपोर्ट किया गया कि ड्रग्स भी जो हैं ह्यूमंस में माल फॉर्मेशन कर सकते हैं। 1959 में ह्यूमंस में माल फॉर्मेशन एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स की वजह से भी देखने को मिला था। 1961 में थैलिडोमाइड से कैसे एम्ब्रियोपैथी इंड्यूस होती है इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। इसी तरह से अब तक हमें बहुत सी जानकारी टेरेटोलॉजी से संबंधित एकत्रित हो चुकी है। यहीं एक शब्द आता है टेरेटोजेंस। टेरेटोजेंस जो होते हैं ऐसे कारक या ऐसे एजेंट्स हैं जिनकी वजह से भ्रूण में विकृति उत्पन्न होती है, डेवलपिंग एम्ब्रियो में डिस्टर्बेंस होता है। यह जो हैं टेरेटोजेंस जो होते हैं वो बर्थ डिफेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कई बार इसकी वजह से प्रेगनेंसी हॉल्ट भी हो सकती है। टेरेटोजेंस जो होते हैं 3 किस्म के हो सकते हैं। पहला फिजिकल टेरेटोजेंस, जैसे कि एग्जांपल एक्सरे, आयोनाइजिंग रेडिएशन, हाई टेम्परेचर या कुछ मैकेनिकल फैक्टर्स। दूसरी कैटेगरी में केमिकल्स या ड्रग्स, केमिकल्स एवं ड्रग्स को देख सकते हैं। केमिकल्स जैसे कि जो इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं वो भी टेरेटोजन की तरह कार्य कर सकते हैं। वहीं अल्कोहल और स्मोकिंग के द्वारा जो प्रोड्यूस किए गए पदार्थ होते हैं वो भी टेरेटोजेंस की तरह कार्य करते हैं। कुछ ड्रग्स और डोपिंग स्टेरॉइड्स, साथ ही साथ साइटोस्टैटिक्स नामक समूह मेडिसिन का, और ऐसे ही कुछ और समूह भी जो हैं टेरेटोजेंस की तरह कार्य करते हुए पाए गए हैं। इस वजह से ड्रग्स को जो है हम 4 कैटेगरी में रख सकते हैं। टेरेटोजेनिक इफेक्ट को देखते हुए ड्रग्स को हम 4 कैटेगरी में रख सकते हैं। पहला जो है ऐसे ड्रग्स जिनका टेरेटोजेनिक इफेक्ट प्रूव हो चुका है, जैसे कि अल्कोहल, कोकेन। वहीं दूसरी कैटेगरी ड्रग्स की ऐसी जिससे टेरेटोजेनेसिस उत्पन्न होने की आशंका होती है। तीसरा टेरेटोजेंस ऐसे ड्रग्स जो कि टेरेटोजेनिक इफेक्ट जिनसे होने की संभावना होती है। चौथा ऐसे ड्रग्स का समूह जिनके बारे में ज़्यादा टेरेटोजेनिक इफेक्ट के अध्ययन नहीं किए गए हैं, लेकिन उनको हम ऐसा भी नहीं मान सकते कि उनकी वजह से टेरेटोजेनेसिस उत्पन्न नहीं हो सकता। कुछ प्रूवन टेरेटोजेंस जो हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं अल्कोहल, वारफेरिन, रेटिनॉइड्स, थैलिडोमाइड। वहीं जो है ट्रैंक्विलाइजर थैलिडोमाइड जो है वो काफ़ी नोटोरियस टेरेटोजेंस के रूप में जाना जाता है। तीसरी कैटेगरी में बायोलॉजिकल टेरेटोजेंस। इसके अंतर्गत 2 कैटेगरी रखते हैं। पहला कैटेगरी है इन्फेक्शियस एजेंट्स का। इसको याद रखने के लिए एक एब्रीविएशन यूज़ किया जाता है टॉर्च। टॉर्च का अर्थ होता है T फॉर टॉक्सोप्लाज्मा, O फॉर अदर, R फॉर रूबी वायरस, C फॉर साइटोमेगैलोवायरस, H फॉर हर्पिस वायरस। दूसरी कैटेगरी में माँ को अगर कोई बीमारी हो तो उसकी वजह से भी बच्चा जो है कंजेनाइटल एनोमलीज उत्पन्न हो सकता है, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस या फिनाइल कीटोन्यूरिया की वजह से भी बच्चे में विकृतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। टेरेटोजेंस का जो रोल होता है वो कितना इफ़ेक्ट करेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि किस स्पीसीज़ पे वो एक्ट कर रहा है, या गर्भ अवस्था कौन सी है, पीरियड कौन सा है, एज क्या है, जेस्टेशन एज। तीसरा टेरेटोजन की मात्रा कितनी है, डोज कितना है। चौथा माँ और भ्रूण का जीनोटाइप कैसा है, इस बात पे भी टेरेटोजेनिक इफेक्ट डिपेंड करता है। अक्सर सभी टेरेटोजेंस जो होते हैं वो म्यूटाजेंस नहीं होते हैं। कुछ जो हैं टेरेटोजेंस जो हैं कुछ अलग तरह से ही उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को नुकसान पहुंचाते हैं या उनके वर्क्स को इनहिबिट करते हैं, जैसे कि उनका सेल साइकिल इनहिबिशन शो कर सकते हैं, साइटोटॉक्सिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, रिसेप्टर और रेगुलेशन इंटरफेरेंस शो कर सकते हैं, एंजाइम्स को इनहिबिट कर सकते हैं। टेरेटोजेंस जो हैं प्रेगनेंसीज के समय कई कॉम्प्लेक्स
सिचुएशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, कई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है उसकी वजह से, और जिस वजह से प्रीटर्म लेबर या फिर स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन या मिसकैरेज भी हो सकता है। आइए अब देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टेरेटोलॉजी। मुख्य 6 प्रिंसिपल्स हैं टेरेटोलॉजी के। पहला है ससेप्टिबिलिटी या रिस्पॉन्सिवनेस। ससेप्टिबिलिटी टेरेटोजेनेसिस की इस बात पर डिपेंड करती है कि जो फीटस माता के गर्भ में पल रहा है उसका जीनोटाइप कैसा है, साथ ही साथ वह अपने एनवायरनमेंट के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, इस बात पे भी रिस्पॉन्सिवनेस टेरेटोजन के साथ कैसा रिस्पॉन्स करेगा यह डिपेंड करता है। दूसरा प्रिंसिपल ये कहता है कि टेरेटोजेनिक एजेंट की ससेप्टिबिलिटी इस बात पे भी निर्भर करती है कि फीटस या भ्रूण का डेवलपमेंटल स्टेज कौन सा है। तीसरा प्रिंसिपल कहता है कि टेरेटोजेनिक एजेंट्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक वे में या एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म होता है उनका भ्रूण के ऊपर एक्ट करने का, तो भ्रूण के ऊपर वो किस तरह से इफेक्ट डाल रहे हैं इस बात पे भी डिपेंड करता है। मैकेनिज्म ऑफ टेरेटोजेंस कार्य करने की उसकी पद्धति भी इफेक्ट करती है। चौथा प्रिंसिपल कहता है कि फाइनल मैनिफेस्टेशन अर्थात फाइनल एक्सप्रेशन जो होता है टेरेटोजेंस का भ्रूण के ऊपर, उसकी वजह से एबनॉर्मल डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जैसे कि डेथ भी हो सकती है जिसकी वजह से मालफॉर्मेशन हो सकता है, रिटार्डेड ग्रोथ हो सकते हैं या फिर फंक्शनल डिसऑर्डर भी उत्पन्न हो सकता है। पांचवा प्रिंसिपल कहता है कि access of an adverse environmental agent to developing tissue depends on the nature of agent, अर्थात कि किस तरह से अप्रोच कर रहा है टेरेटोजन भ्रूण तक, ये बात भी इफेक्ट करता है कि किस तरह का कंजेनिटल एनोमली उत्पन्न होगा। छठवीं बात, डोज जो होती है टेरेटोजन की वो भी काफ़ी मायने रखती है। कितनी मात्रा में टेरेटोजन जो है के भ्रूण के ऊपर एक्ट कर रहा है ये भी टेरेटोजेनेसिस को इफेक्ट करता है। आइए अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ टेरेटोजेनेसिटी। इसमें एक लॉ देखने को मिलता है, ऑल और नथिंग, अर्थात या तो भ्रूण पूरी तरह से सही ढंग से विकसित होगा, संपूर्ण रूप से विकसित होगा, या फिर बच्चा जो है वो टर्मिनेट हो सकता है, प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकती है। गैस्ट्रुलेशन के पहले जो होता है सेल के भ्रूण में जो सेल्स होते हैं वो लार्जली अनडिफ्रेंशिएटेड मास के रूप में होते हैं। तो अगर कोई भी सेल टेरेटोजेंस के कांटेक्ट में आता है या उसकी वजह से इफेक्टेड होता है तो वह सेल जो है भ्रूण के दूसरे सेल्स के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, और अगर नहीं रिप्लेसमेंट हो सकता है तो अगर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है टेरेटोजन का तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है। दूसरी बात, दूसरा मैकेनिज्म जो है टेरेटोजेनेसिटी का जिस पे डिपेंड करता है वो ये कि सेल का बिहेवियर कैसा है। अक्सर सेल में जो है भ्रूण के सेल जो हैं वह टारगेट की तरफ मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं, अपने फ्यूचर पोजीशन की तरफ जो है सेल पॉपुलेशन मूव करता है। अगर इसमें इंटरफेरेंस हो तो भी टेरेटोजेनेसिस उत्पन्न हो जाती है। तीसरी बात इस बात पे भी डिपेंड करती है कि कई सेल्स जो होते हैं भ्रूण के वह अपने नेबरिंग सेल्स को इंड्यूस करने का काम करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यूरेट्रिक बर्ड्स जो होते हैं वह किडनी के डेवलपिंग किडनी के मेसेनकाइमा को इंड्यूस करते हैं कि वो फंक्शनल नेफ्रॉन्स का निर्माण करें। इसी तरह से सेल्स के द्वारा जो है कुछ पदार्थ भी उत्पन्न किए जाते हैं जो कि सेल डिफरेंशिएशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। चौथी बात, अक्सर जो है सेलुलर और मॉलिकुलर इवेंट्स को भ्रूण के हम समझकर जो है टेरेटोजेनेसिस के मैकेनिज्म को समझ सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स में ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, अब तक ये इनकम्प्लीटली अंडरस्टूड है। टेरेटोजेनेसिस का जो मैकेनिज्म है वो दो मुख्य बातों पर डिपेंड करता है। वो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ पर हो रही है, कहाँ किस तरह से हो रही है। जैसे कि पहली बात, अगर जेनेटिक प्रोग्रामिंग बेस्ड हो, एरर्स आ जाएं, जेनेटिक प्रोग्राम्स में अगर एरर आ जाए तो भी टेरेटोजेनेसिस होती है। वहीं एनवायरमेंटल एजेंट्स या फैक्टर्स
जिनके साथ भ्रूण का कांटेक्ट कर रहा है या इंटरेक्ट कर रहा है, वह भी टेरेटोजेनेसिस उत्पन्न कर सकती है। J.G. विल्सन नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सजेस्ट किया कि जो विभिन्न मैकेनिज्म है टेरेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व होते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला म्यूटेशन, दूसरा क्रोमोसोमल एब्रेशन, तीसरा माइटोटिक इंटरफेरेंस, चौथा ऑल्टर्ड न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस एंड फंक्शन, पांचवा लैक ऑफ प्रिकर्सर्स सबस्ट्रेट्स एंड कोएंजाइम्स फॉर बायोसिंथेसिस, छठवा ऑल्टर्ड एनर्जी सोर्सेस, सातवां एंजाइम इनहिबिशन, आठवां ऑस्मोलर इम्बैलेंस, फ्लूइड का जो प्रेशर है, विस्कोसिटीज़ है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसमें अगर कोई ऑल्टरेशन हो जाए तो भी टेरेटोजेनेसिटी देखने को मिलती है। फिर साथ ही साथ ऑल्टर्ड मेम्ब्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से भी जो है टेरेटोजेनेसिस उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा भी और मैकेनिज़म्स हैं जिनके बारे में हम काफ़ी जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन और भी मैकेनिज़म्स हैं जिसके द्वारा टेरेटोजेनेसिस उत्पन्न होता है। टेरेटोजेनेसिस जो होता है मुख्य रूप से कंजेनाइटल एनोमली के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। कंजेनाइटल एनोमली का अर्थ होता है जन्मजात विकृतियाँ। एनोमली का अर्थ होता है नॉर्मल से कुछ हटकर अनएक्सपेक्टेड अगर कोई चीज़ है तो उसे हम कहते हैं एनोमली। अगर जन्म से है तो उसे कहते हैं हम कंजेनाइटल एनोमली। तो अगर किसी भ्रूण में जन्म से ही कुछ विकृतियाँ उत्पन्न हो जाए और शिशु जन्म के बाद भी उन विकृतियों को के लक्षण दिखाए तो उसे हम कंजेनाइटल एनोमलीज कह सकते हैं। एम्ब्रियोपैथी शब्द भी इसी से संबंधित है। अक्सर अगर पहले ही बता चुके हैं हमने 14 दिन से पहले गैस्ट्रुलेशन स्टेज से पहले अगर भ्रूण को किसी तरह का भी टेरेटोजन से संपर्क होता है या नुकसान होता है तो वो या तो आइदर रिपेयर हो जाता है या फिर पूरी तरह से प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है। वहीं एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान जो पीरियड होता है जिसमें माइटोटिक डिवीज़न, ऑर्गेनोजेनेसिस, इस तरह की गतिविधियां काफ़ी तेज़ी से हो रही हों, उस समय अगर टेरेटोजेंस का इफ़ेक्ट हो तो या कम इफेक्ट करने के लिए हो तो वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इस समय टेरेटोजेंस के इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अक्सर फिटोपैथीज जो होते हैं वो 8th वीक से लेकर डिलीवरी तक के एबनॉर्मलिटीज़ उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। फिटोपैथीज जो है इस समय में देखने को मिलते हैं। फिर भी ऐसा देखा गया है कि लास्ट ट्राई सेमेस्टर्स जो होते हैं प्रेगनेंसी के, उस दौरान ससेप्टिबिलिटी टेरेटोजेंस के लिए कम होती है। एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे 8वें से अगर 15वें हफ्ते के समय अगर कोई टेरेटोजन के संपर्क में आता है जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को इफ़ेक्ट कर सकता है तो उस समय यह विकृति उत्पन्न कर सकता है। जो कंजेनाइटल एनोमलीज होती हैं वो इरिवर्सिबल होती हैं और मोस्टली ये इनहेरिट नहीं होती हैं। आइए एनोमलीज की हम क्लासिफिकेशन करके देख लें। ये 2 तरह के होते हैं, स्ट्रक्चरल एनोमलीज और फंक्शनल एनोमलीज। स्ट्रक्चरल एनोमलीज जो होते हैं जिसकी वजह से भ्रूण की संरचना में या कहीं शिशु की संरचना में, शारीरिक संरचना में विकृति देखने को मिलती है, जैसे लिम्स हो गया, फेशियल फीचर्स हो गए, हार्ट्स हो गए, लंग्स हो गए, इनमें अगर किसी तरह की विकृति उत्पन्न होती है इनकी संरचना में तो इसे जो है स्ट्रक्चरल एनोमलीज कहते हैं। दूसरा फंक्शनल एनोमलीज। फंक्शनल एनोमलीज का अर्थ होता है अगर बॉडी सिस्टम वर्क, हमारे जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है उसमें अगर किसी तरह की विकृति देखने को मिले तो उसे हम फंक्शनल एनोमलीज कहते हैं। कई बार कई टेरेटोजेंस जो हैं वो दोनों ही तरह के यानी कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एनोमलीज उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। साथ ही साथ बहुत से शिशुओं में दोनों ही तरह की विकृतियां देखने को मिलती हैं। फीटल एनोमलीज को हम दूसरे तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी एबनॉर्मलिटी और सेकेंडरी एबनॉर्मलिटी। ऐसे डिफेक्ट जो किसी भी ऑर्गन में, प्राइमरी एबनॉर्मलिटी जो होता है वो डिफेक्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गन और अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गन दैट कैन बी
ट्रेस्ड बैक टू एन एनोमली इन इट्स डेवलपमेंट। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि जेनेटिक एनोमली की वजह से अगर जेनेटिक जो ऑर्गेनाइजेशन है फीटस का उसमें किसी तरह की विकृति हो गई तो उसकी वजह से अगर शिशु में कोई विकृति आई तो उसे हम प्राइमरी एबनॉर्मलिटी के तहत रखते हैं। सेकेंडरी एबनॉर्मलिटी, जो नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है ऑर्गन का या शिशु के ऑर्गन का, वो अगर किसी आउटर इन्फ्लुएंस की वजह से उनमें कोई इंटरप्शन आ जाए या किसी तरह की विकृति उत्पन्न हो जाए, जैसे टेरेटोजेंस के कांटेक्ट में आने से होता है, तो इसे जो हम सेकेंडरी एबनॉर्मलिटी के रूप में जानते हैं। हम एनोमलीज को अलग तरह से और भी क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि पहला है मालफॉर्मेशन। मालफॉर्मेशन का अर्थ होता है जो नॉर्मल ऑर्गन या टिश्यू है उसमें किसी तरह का एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो जाए शुरुआत से ही, जन्म से ही, तो उसे हम मालफॉर्मेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत हम 3 कैटेगरी देख सकते हैं। पहला है डिसरप्शन। डिसरप्शन जो होता है ये एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। इसमें जो है ऑर्गन्स या टिश्यू शुरुआत से ही, जब डेवलप हो रहे हैं उसके शुरुआत से ही उनमें जो है किसी तरह का नुकसान होने लगता है या डिस्ट्रक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से वो नॉर्मल ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। दूसरा है डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का अर्थ होता है नॉर्मल या हेल्दी ऑर्गन या टिश्यू में किसी भी तरह का डैमेज बाद में उत्पन्न हो तो उसे डिफॉर्मेशन कहा जाता है। डिस्प्लेसिया। डिस्प्लेसिया का अर्थ होता है ऑर्गन या टिश्यू में एबनॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। जो ऑर्गन हेल्दी ऑर्गन है या टिश्यू है उसके साथ ही कुछ एबनॉर्मल सेल्स के ऑर्गेनाइजेशन अगर हो जाएं तो उसे हम डिस्प्लेसिया कहते हैं। आइए अब देखते हैं आइसोलेटेड एनोमली। आइसोलेटेड एनोमली का अर्थ होता है कि ऐसे विकृतियां जो अलग से अपने से ही किसी और कंडीशन के साथ उनको जोड़कर नहीं देखा जा सकता, वो स्वयंतः ही अपने आप में पूर्ण होते हैं और किसी और एनोमली के साथ नहीं जोड़ सकते हम उनको, किसी और एनोमली से वो एसोसिएटेड नहीं होते हैं। दूसरा है एसोसिएशन एनोमली, जिसके तहत बहुत से एनोमलीज जो हैं एक साथ शिशु में उत्पन्न होने लगते हैं तो उन्हें जो है हम एसोसिएशन एनोमली कहते हैं। सीक्वेंस। सीक्वेंस का अर्थ होता है एक बार अगर कोई विकृति उत्पन्न हुई तो उसके फलस्वरूप दूसरी विकृतियां अगर उत्पन्न होने लगे तो उसे जो है हम सीक्वेंस एनोमली कहते हैं। सिंड्रोम। सिंड्रोम का अर्थ होता है ऐसे ग्रुप ऑफ एनोमलीज जो कि कॉमन ओरिजिन की वजह से हों। जैसे एग्जाम्पल के लिए डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में 21 क्रोमोसोम की ट्राइजोमी पाई जाती है, जिसकी वजह से शारीरिक लक्षण में बहुत सारी अलग अलग विकृतियां देखने को मिलती हैं। आइए देखते हैं कि किस तरह से इनका डायग्नोसिस किया जा सकता है। डायग्नोसिस 2 तरह से किया जा सकता है, प्रीनेटल डायग्नोसिस और पोस्टनेटल एग्जामिनेशन। जन्म से पहले ही, बच्चे के जन्म से पहले ही जो है गर्भावस्था के दौरान हम बायोकेमिकल स्क्रीनिंग करके फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर में विभिन्न ऑब्जर्वेशन करके, अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस करके और प्रेग्नेंट वुमेन्स के विभिन्न टेस्ट करके, फीटल इकोकार्डियोग्राफी करके, MRI डायग्नोसिस एवं इन्वेसिव डायग्नोसिस के द्वारा और इसी तरह की अन्य पद्धतियों के द्वारा हम प्रीनेटल डायग्नोसिस कर सकते हैं। पोस्टनेटल डायग्नोसिस या एग्जामिनेशन जो है वह शिशु के जन्म लेने के बाद उसके फिजिकल कंडीशंस की ऑब्जर्व करके हम जो है डायग्नोसिस कर सकते हैं कि वह किसी जन्मजात विकृति से ग्रसित है या नहीं। हम उन एग्जामिनेशन के दौरान बच्चे का डिलीवरी यूनिट, माँ का पैलेट, बच्चे का आइज़, ईयर्स, हार्ट, स्पाइन, एनस, कंजेनाइटल कैटरेक्ट, यूरिनेटिंग एवं डिफेकेशन, स्क्रीनिंग करते हैं हिप जॉइंट के डिस्प्लेसिया के लिए। इस तरह से अलग अलग ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम पोस्टनेटल एग्जामिनेशन करके बच्चे को यह जान सकते हैं कि शिशु जो है वह किसी जन्मजात विकृति से ग्रसित है या नहीं। आइए देखते हैं इसके बचाव के बारे में। पहला, प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए हमें सबसे पहले कमिटेड होना चाहिए कि हम बर्थ डिफेक्ट्स को संभावित हो ऐसा कोई भी कार्य ना करें। हेल्दी चॉइसेस अपनाएं जिससे कि बर्थ डिफेक्ट्स ना हो। माँ को हम जो हैं गुड न्यूट्रिशंस दें,
माँ अगर किसी भी बीमारी से ग्रसित है तो उसे केयरफुल मेडिकेशन दिया जाए, उनकी जेनेटिक काउंसलिंग की जाए, उनको सप्लीमेंट्री फूड दिया जाए, उनको फॉलिक एसिड दिया जाए, साथ ही साथ उनको जानकारी दी जाए विभिन्न बातों की कि जिसकी वजह से जैसे अल्कोहल कंजम्पशन या फिर कोकेन कंजम्पशन या फिर स्मोकिंग से किस तरह से बच्चे को नुकसान हो सकता है। इस तरह की बेसिक जानकारी देकर हम प्राइमरी प्रिवेंशन कर सकते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए हमें जो है प्रीनेटल डायग्नोसिस करनी पड़ेगी सीवियर एनोमलीज की। साथ ही साथ कुछ कंट्रीज़ में ये लॉ भी है कि अगर बच्चे में कोई कंजेनाइटल एनोमलीज डिटेक्ट होता है तो माँ को ये राइट होता है कि वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकती है। अगर 24th वीक तक की भी प्रेगनेंसी है तो वो इसे टर्मिनेट कर सकती है। इस तरह से टेरेटोलॉजी जो है भ्रूण विज्ञान से संबंधित है। इसमें जो है जन्म से ही जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं उनके बारे में स्टडी की जाती है, उनके कॉज के बारे में स्टडी की जाती है। साथ ही साथ इसकी जानकारी होने से हम इसे प्रिवेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।